हेलो एवरीवन। सो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज़ होंगी ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, यानी ऐसी बॉडीज़ जिनका जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कुछ इंडिपेंडेंस बॉडीज़ होती हैं, तो इन्हीं में से आज हम पहली बॉडी को स्टार्ट करेंगे। आज हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे इंडिया में इलेक्शंस करवाना इनका मेन काम होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये आते हैं आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया जाता है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। परमानेंट का क्या मतलब होता है कि ये बॉडी ऐसे नहीं है कि इस बॉडी को आप ख़त्म कर दोगे। ये बॉडी संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है और कोई भी किसी भी प्रकार का बिल पास करके इस बॉडी को ख़त्म नहीं कर सकता। ये परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंडिपेंडेंट चार्ज। ना इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जो बॉडी है किसी और पे डिपेंड नहीं करती। अब इसके बारे में डिटेल में भी हम करेंगे, बट इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें इलेक्शन कमीशन के कुछ मेंबर्स को आपको रिमूव करना है तो रिमूव तो ठीक है प्रेसिडेंट करेंगे, बट किस प्रकार से करेंगे? एक अलग से पूरा बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, फिर ही उसको रिमूव कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट की विल और विश पे बैठे हुए हैं, यानी जब तक प्रेसिडेंट खुश है तब तक बैठे हैं, यानी जिसको हम क्या बोलते होते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं बैठे होते। उनको रिमूव करने की एक अलग से पूरी प्रोसेस होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। तो इसके मतलब उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। अगर कोई नए कमिश्नर्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना होता है तो उसमें भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी कंसल्टेशन चाहिए होती है। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी और बाहर वाली बॉडी पे डिपेंड करते हैं, खुद ही में आपस में ही इंडिपेंडेंट है, चाहे कोई अपॉइंटमेंट करनी है चाहे कोई रिमूवल्स करनी है। तो इसलिए ये जो बॉडी होती है ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और ये परमानेंट बॉडी होती है, यानी इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? बेसिकली 4 टाइप के इलेक्शन हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाई जाती हैं। एक तो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। देन आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं इनमें अगर कोई भी डिस्प्यूट आ जाए तो कौन डील करता है उनसे? सुप्रीम कोर्ट डील करता है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, देन पार्लियामेंट के इलेक्शन, लोकसभा राज्यसभा के, और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये 4 तरह के जो इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाए जाते हैं। जो हमारा इलेक्शन कमीशन, अच्छा तो फिर इसके बाद एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चोन कमीशन। एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य का इलेक्शन कमीशन। तो जो राज्य की स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा देता है। तो स्टेट के इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन से इलेक्शंस करवाता है? वो इलेक्शन करवाता है लोकल गवर्नमेंट के, यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किसके इलेक्शन करवाता है? म्युनिसिपैलिटीज़ के और पंचायत की। तो यानी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो जो पंचायत बनी थी ये कब बनी थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, और उसी टाइम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसी साल 1992 में।
जब म्यूनिसिपैलिटी को संवैधानिक बॉडी बनाया गया था। तो इनके जो इलेक्शन करवाए जाएंगे वो किनके द्वारा करवाए जाएंगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था वो भी पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, वो भी कब बना था? जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पंचायत को, तभी स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, जो कि ये सारे के सारे पुराने इलेक्शन करवाता था। जब हमने नई सरकार बना ली, नई तरह की गवर्नमेंट हम ले आए, यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की थर्ड टियर की जब हम गवर्नमेंट लेके आए, तो उसके इलेक्शन करवाने के लिए हमें अलग से एक इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये कमीशन तभी बना था, उसके पहले जितने भी इलेक्शन थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता था। ओके, सो इसके बाद हम करते हैं कंपोजिशन, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और कौन कौन से कमिश्नर्स होते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, सो आता है कंपोजिशन, यानी कितने मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अगर हम सबसे पहले संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलें तो आर्टिकल 324 में ऐसा लिखा हुआ है कि एक तो देयर शैल बी, क्या होना चाहिए, कौन कौन होना चाहिए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो इलेक्शन कमिश्नर होना ही चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड अदर कमिश्नर्स एज सच, जो उनका नंबर होगा वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी देयर शैल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। कौन फिक्स करेगा उसको? प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि भारत के इलेक्शन कमीशन में एक तो इलेक्शन कमिश्नर होना ही चाहिए, और इसकी हेल्प करने के लिए एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, और उसके साथ जितने भी इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, और वो कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे भी या नहीं होंगे, उसका फैसला कौन लेगा? प्रेसिडेंट फैसला लेगा। यानी एक तो काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है, उनका फैसला कौन किया जाएगा? डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट फैसला लेगा कि बाकी के इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो कितने होने चाहिए। तो इनका जो नंबर होगा वो भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। तो हमारे आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ है कि देयर शैल बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, ठीक है, एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर एज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, या एज प्रेसिडेंट में फिक्स, जो आगे जाके प्रेसिडेंट कभी फिक्स करेगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, बट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होना ही चाहिए। एक तो आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, प्लस इसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? आर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करेगा इनको? इनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, और प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि अब एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, प्लस उसके साथ कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। ठीक है, अब इनके साथ साथ कुछ और भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं इनकी हेल्प करने के लिए, जिनको रीजनल कमिश्नर्स बोला जाता है। तो ये इन रीजनल कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट भी की जा सकती है प्रेसिडेंट द्वारा,
बट वो तभी होगी जब किससे कंसल्टेशन होगी, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। यानी जो प्रेसिडेंट होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले बातचीत करेगा कि ठीक है, आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, आपकी असिस्टेंस के लिए चलो 1-2 इलेक्शन कमिश्नर भी मैंने लगा दिए, है ना। बोले बट आप तीनों जाने थोड़ी ना इतना सारा काम संभालोगे, आपको नहीं लगता कि रीजनल कमिश्नर्स होने चाहिए? तो फिर जो रीजनल कमिश्नर्स होंगे उनकी अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करेगा, बट किसके साथ कंसल्ट करके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंसल्ट करके। तो इसका मतलब रीजनल कमिश्नर्स कैन बी अपॉइंटेड, अपॉइंट किया जा सकता है। कौन अपॉइंट करेगा? बाय प्रेसिडेंट, बट किसके साथ कंसल्ट करके? आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलेगा, ठीक है, तभी प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। अब ये भी क्या चीज़ हो गई? इंडिपेंडेंस, कि ये खुद में अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करते। अगर इनको लग रहा है कि हमारे पास रीजनल कमिश्नर होने चाहिए, तभी रीजनल कमिश्नर अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, अगर इनको नहीं ज़रूरत तो नहीं करेगा। तो ये इनकी इंडिपेंडेंस है, अपने आप पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि अब ये कितने समय के लिए रहेंगे, यानी इनका टेन्योर क्या क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस होगी इनकी सर्विस की। ये भी हमारे संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं है कि कितने समय के लिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट किया जाएगा। हमारे संविधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उतने समय तक अपनी पोस्ट पे रहेगा, अपनी सीट पे रहेगा, जब तक जितना टाइम तक प्रेसिडेंट बोलेगा। मतलब जो समय प्रेसिडेंट फिक्स करेगा उतना ही हम मान लेंगे। तो इसका मतलब कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, ठीक है, कंडीशन ऑफ सर्विस कि क्या क्या कंडीशन चाहिए, कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, प्लस उसके साथ साथ एंड टेन्योर कि कितने समय के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी के जो बचे हुए इलेक्शन कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया जाए। ये हमारे संविधान में नहीं मेंशन किया हुआ, सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है कि इसका फैसला प्रेसिडेंट लेंगे। तो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर आर टू बी डिटर्मिन्ड बाय प्रेसिडेंट। तो कौन डिटर्मिन करेगा, कौन इसका फैसला लेगा? टू बी डिटर्मिन्ड बाय प्रेसिडेंट इसका फैसला लेगा, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। कंपोजिशन आर्टिकल 324 में ये बोला हुआ है कि भारत के इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बाकी के इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं। वो होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कितने होंगे, इसका फैसला कौन लेगा? प्रेसिडेंट लेगा। दूसरी बात, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसके साथ साथ जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर अगर होते हैं प्रेसिडेंट के कहने पे, तो उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। तीसरी बात कि अगर रीजनल कमिश्नर्स आते हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स को मदद करने के लिए अगर रीजनल कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। बट वो कब अपॉइंट होंगे? जब उसकी कंसल्टेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ होगी, जब दोनों मिलके इस बात का फैसला ले लेंगे कि हमें रीजनल कमिश्नर की आवश्यकता है, तभी उनकी अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद जो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर यानी कितने समय के लिए होंगे, वो भी हमारे संविधान में जिक्र नहीं है। उसका फैसला भी किसके ऊपर छोड़ दिया गया? प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी प्रेसिडेंट की काफ़ी सारी पावर्स आती हैं किसके संबंध में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे इन एक्चुअल आज का जो चीफ इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कितने मेंबर्स हैं और पहले कितने थे और कैसे कैसे ये चीज़ इवॉल्व हुई उसको देख लेते हैं। तो जब हमारा भारत का संविधान बना था 1950 में, उस समय से लेकर 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक
सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था वो सिंगल मेंबर बॉडी था, सिंगल मेंबर बॉडी, यानी एक ही इलेक्शन कमिश्नर था जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, तो 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल इलेक्शन कमीशन था, सिंगल मेंबर बॉडी था, यानी एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर नहीं था। बट 16 अक्टूबर 1989 में प्रेसिडेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया था, यानी अब टोटल कितने थे? 3 थे। और इसको अपॉइंट करने का कारण क्या था कि अगर आपको याद होगा तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जो वोटिंग एज थी, जो वोट डालने की उम्र थी, वो 21 से कम करके 18 साल कर दी थी, 18 साल कर दी थी। तो इसका मतलब अब 18 साल वाले लोग हैं वो भी वोट डाल सकते थे, तो इसका मतलब अब ज़्यादा लोग थे वोट डालने वाले, वोटर बढ़ चुके थे, तो जो वर्कलोड था वो भी बढ़ चुका था। तो एक इलेक्शन कमिश्नर के लिए इतना काम संभालना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उनकी असिस्टेंस के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और अपॉइंट कर दिए, यानी अब कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए? टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। बट 1989 के बाद 1990 तक तो 3 ही इलेक्शन कमिश्नर्स रहे। बट 1990 में फिर से क्या हुआ, 1990 से लेकर 1993 तक फिर से जो 2 इलेक्शन कमिश्नर थे उनको फिर से हटा दिया गया और एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था इस समय में भी, 1990 से लेकर 1993 तक। और 1993 से लेके टिल नाउ आज तक हमारे पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। यानी अगर हमें आज पूछें तो आज हमारे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनके साथ साथ 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। तो इसका मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और बाकी कमिश्नर्स नहीं थे, तो हमारा जो कमीशन था वो एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी था। 1989 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें क्या किया गया था कि जो वोटिंग की एज है वो 21 से कम करके 18 कर दी थी। तो अब वर्कलोड बढ़ गया था, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया था उनकी हेल्प के लिए। फिर इस चीज़ को फिर से ख़त्म कर दिया गया और 1990 से लेकर 1993 तक फिर एक ही इलेक्शन कमिश्नर रहा। बट उसके बाद 1993 से लेकर आज तक एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो वो वर्क कर रहे हैं। तो आज के समय में टोटल कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हैं? 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन होता है इसमें मैंने आपको बोला कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस इसके साथ साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर 1 और इलेक्शन कमिश्नर 2। तो इसका मतलब ये टोटल कितने हैं? 3 जन हैं। अब तीनों इलेक्शन कमिश्नर के पास बिल्कुल सेम पावर होती है, इन तीनों का स्टेटस बिल्कुल सेम होता है। हाँ, एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, दूसरों को सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, बट पावर्स इनकी बिल्कुल सेम होती है। अगर इनमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट आ जाए, किसी भी फैसले को लेकर, मतलब कोई अगर ये डिसीजन ले रहे हैं और इनमें कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसका फैसला किस प्रकार से किया जाता है? वोटिंग करवा कर। यानी अगर इन तीनों में से 2 ने बोल दिया कि हाँ हमें ये फैसला ले लेना चाहिए, तो वो फैसला ले लिया जाएगा। यानी अगर ये कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कैसे लेते हैं? वोटिंग से लेते हैं, जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो फैसला माना जाएगा। अब ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनकी सैलरी, इन लोगों की जो सैलरी होती है, इनके जो अलाउंसेस होते हैं या कोई भी इनके प्री रिक्विसाइट्स होते हैं, ये सब किसके बराबर होते हैं? इनका जो स्टेटस होता है वो किसके बराबर होता है?
ये सब बराबर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटस, सैलरी, अलायंसेस, प्री रिक्वेसाइट्स जितनी भी होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती हैं, यानी इनका स्टेटस काफ़ी ऊंचा होता है। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है टेन्योर। टेन्योर तो मैम आपने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया नहीं हुआ कि उनका टेन्योर क्या है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो बताया हुआ है ना कि जो टेन्योर है वो आगे जाके प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बोला हुआ है कि जो टेन्योर है इज टू बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, यानी उसको कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। यानी जो प्रेसिडेंट बोलेगा, जैसा प्रेसिडेंट बोलेगा, जितने समय के लिए प्रेसिडेंट बोलेगा उतने समय का इनका टेन्योर रख लिया जाएगा। ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। तो फिर क्या बोला आगे जाके प्रेसिडेंट ने? कितना टेन्योर रखना चाहिए, कितना समय रखना चाहिए, कितने समय का उनका जो कार्यकाल है वो होना चाहिए। तो क्या रखा गया? 6 years। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बेसिकली जो समय लेके चलते हैं वो 5 years का समय लेके चलते हैं, बट इसका जो समय होता है वो 6 साल का होता है, 6 years का होता है। तो इसको अपने माइंड में रखना है सबने कि इसका जो समय है वो 6 years और 65 years of age, whichever is earlier। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो आज इलेक्शन कमिश्नर बना है और आज उसकी जो एज है वो है 60 years, तो वो रिटायर कब होगा? 6 साल के बाद होगा या 5 साल के बाद होगा? कौन सा समय पहले आता है? 5 साल। यानी जब उसने 65 years कंप्लीट कर लिए उसको रिज़ाइन देना पड़ेगा, वो अगले साल तक वेट नहीं कर सकता। यानी उसके रेजिग्नेशन के लिए 2 कंडीशंस है। या तो वो अपने, अगर वो छोटा है तो वो 6 साल पूरे करेगा, 6 years के लिए इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, बट अगर वो बड़ा है तो वो 65 years ऑफ एज तक ही अपना ऑफिस संभालेगा, उसके बाद उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो टेन्योर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा था कि इसका फैसला प्रेसिडेंट लेंगे, और प्रेसिडेंट ने फैसला लिया। फैसला ये था कि 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। तो ये होता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टेन्योर। तो इसके बाद आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट होगा इसका रिमूवल प्रोसेस कैसे होती है, कैसे ये इंडिपेंडेंट होता है, क्या क्या इसके पास पावर्स होती हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।